दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत बधाइयाँ। वो कहते हैं ना लख-लख बधाइयाँ। कल हमारा मिशन चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेस रहा। और ये एक ऐसी न्यूज़ है जो भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। यहाँ पे इसरो ने ना कमाल कर दिया यार। इसरो की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मतलब एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, हार नहीं माना, तीसरी बार में इसने कमाल करके ही दिखा दिया। कमाल कर दिया, बवाल कर दिया। मतलब जो यूएसए नहीं कर पाया, जो चाइना नहीं कर पाया, जो रसिया नहीं कर पाया, वो हमने करके दिखा दिया। आज तक दुनिया का कोई भी देश चाइ चाहे वो चाइना हो, चाहे इससे हो, चाहे रसिया हो, चाँद के साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं करा पाए थे। हम पहले ऐसे देश बन गए जो चाँद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सक्सेस रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सक्सेस रहे हैं। इसके पहले हम लोग भी फेल हुए थे 2019 में। यहाँ पे इसरो चीफ रो दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने हार नहीं मानी, हमने फिर से ट्राई किया। आप देखेंगे अभी रसिया ने क्या किया था, तो लूना 25 नाम से यही काम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल रहा। यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे लैंड कराना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि यहाँ का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। उसके अलावा यहाँ पे क्रेटर पाए जाते हैं। क्रेटर क्या होते हैं? तो एक प्रकार के गड्ढे हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से पिछली दफा हम भी फेल हो गए थे, लेकिन इस बार हमने और अच्छे लेवल पर काम किया। जो ये इसके पैर दिखाए जा रहे हैं ना आपको, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाए, इसको और मजबूत बनाए, ताकि अगर थोड़ा बहुत धक्का भी लगे तो टूटे नहीं। उसके अलावा हमने ईंधन ज़्यादा रखा कि अगर वहाँ पे लैंड नहीं करा पाते तो कहीं और लैंड करा देंगे, थोड़ी सी और आगे बढ़ कर लैंड करा देंगे ताकि दिक्कत ना हो, लैंड होके ही रहे। तो इस वजह से इस बार हम अच्छे से सक्सेस रहे इसमें। और ये सब के लिए बहुत ही अहम मोमेंट था, बहुत ही प्राउड फील मोमेंट था। जब मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, पर फिर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी बता देता हूँ, कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। जैसे इसको कब छोड़ा गया, तो 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया। ये कब पहुंचा, तो 23 अगस्त 2023 को पहुंचा है। इसको GSLV मार्क 3 से छोड़ा गया है। इसको क्या और कहते हैं, इसको LVM-3 भी कहते हैं, यानी GSLV मार्क 3 या MK3 भी लिखते हैं, या LVM-3 कहते हैं इसको। इस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया। कहाँ से छोड़ा गया? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया है। और जो ये मिशन है, अगर यहाँ से देखेंगे नॉर्मली तो हमारे हिसाब से 14 दिन का मिशन है, लेकिन चाँद के हिसाब से ये 1 दिन का मिशन है। यानी चाँद का 1 दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। 1 लूनार डे के बराबर है, यानी 14 अर्थ डे के बराबर है। अगर एग्जाम में ये पूछता है कि ये कितने दिन का मिशन था, तो पहले ये देखना कि पृथ्वी के दिन का पूछ रहा है कि चाँद के दिन का। अगर पृथ्वी के दिन का पूछ रहा है तो 14 दिन का, अगर चाँद के दिन का पूछ रहा है तो 1 दिन का। और इसकी लागत कितनी आई थी? तो 615 करोड़ रुपए आई थी। जबकि वहीं लूना 25 जो मिशन छोड़ा गया था रसिया के द्वारा, उसकी लागत कितनी थी? तो उसकी लागत 1500 करोड़ रुपए थी। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग उसके आधे से भी कम में भेज दिए यहाँ पे मिशन, और सक्सेसफुल भी रहा। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट, जैसे आप देखेंगे ऐतिहासिक रूप से चाँद पर भेजे गए 40% मिशन फेल ही रहे हैं अभी तक। और जिस मिशन के साथ रोबोट भी भेजा गया, और जैसे कि चंद्रयान-3 था, तो इसमें ये रेशियो और बढ़ करके 60% हो जाता है। यानी चाँद पर भेजे गए रोबोटिक मिशन लगभग 60% असफल ही रहते हैं। और चाँद पर भेजे गए ऐसे मिशन जो कुछ नमूने एकत्र करके लाते हैं, जो कुछ सैंपल एकत्र करके लाते हैं, वो उनके फेलियर के चांसेस और भी ज़्यादा है। वो कितना? तो 67% मिशन फेल ही रहे हैं अभी तक। चाँद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले हम चौथे देश बन गए हैं। किसके बाद? तो यूएसए, रसिया और चाइना के बाद हम लोग यहाँ पे चौथे देश बन गए। लेकिन चाँद के साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाले हम पहले देश बन गए। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम दिन था, बहुत ही अहम क्षण था। हालांकि इसरो ने ये कहा था कि अगर इस बार भी हम फेल हो जाते तो अगले एक आध महीने में फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। इस बार ही हम सक्सेसफुल रहे। और यहाँ पे जो इस बार मिशन भेजा गया था, इसमें ईंधन भी ज़्यादा लगाया गया था। उसके अलावा जो इसके पैर बनाए गए थे लैंडर के, वो क्या थे? तो वो भी इस बार थोड़ा कठोर बनाए गए थे, ताकि अगर यहाँ पे लैंड करने में कोई दिक्कत हो तो पैर टूटे नहीं, फिर से जो है सॉफ्ट लैंडिंग के तरीके से दिक्कत ना हो जाए। और यहाँ पे अगर मान लीजिए उस सतह पर, उस जगह पर जहाँ हम लैंड कराना चाहते हैं, वहाँ पे ना भी हो पाए किसी वजह से, तो हम थोड़ा बहुत आगे पीछे करके उसको लैंड करा सकें, ईंधन ना खत्म हो जाए। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे लॉन्च कराने की प्रक्रिया में देखें कि ईंधन ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपग्रेड की गई थी, सारी चीज़ें सुधार की गई थी, और इस बार हम सक्सेसफुल रहे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, IAS-PCS एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। कल एक स्टूडेंट के द्वारा बोला गया कि बोलने की स्पीड थोड़ी सी स्लो रखिए, तो आज से वही कोशिश करेंगे, बोलने की स्पीड थोड़ी स्लो रखेंगे। अगर किसी को ज़्यादा स्लो लगती है तो प्लेबैक स्पीड से जा करके स्पीड बढ़ा सकते हैं आप यूट्यूब पे। किसी को बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है तो यहाँ पे स्पीड वाले ऑप्शन में जा करके स्पीड थोड़ी सी स्लो कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आराम से बोलते हुए पूरा मैनेज करके चला जाए, किसी को स्पीड बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत ना पड़े। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं शिक्षा के बारे में। एक्चुअली एक अभियान है, उसका नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इसको अभी तक 14 राज्यों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो इसी वजह से आर्टिकल चर्चा में है।
और यहाँ पे क्या समस्याएं आ रही हैं, इसको ज्वाइन करने की आवश्यकता क्या है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम समझेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली आई है, इसमें उच्चतर शिक्षा का क्या मतलब है, उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत किस किस श्रेणी को रखा गया और किस किस एज ग्रुप को रखा गया, तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पे। ये आर्टिकल चर्चा में क्यों, तो वही बताया जा रहा है कि केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको कहा जाता है, पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो इसी वजह से आर्टिकल चर्चा में है। इस इमेज के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली आई है, उसमें शिक्षा को कितने स्तरों पर बांटा गया है और कैसे कैसे लेकर के चलना है, किस किस एज समूह में बांटा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर की पेन से लिखा गया है वो एज बता रहा है, आयु बता रहा है। उसके अलावा जो रेड कलर की पेन से लिखा गया है वो क्या बता रहा है, तो कक्षाओं को बता रहा है कि क्लासेस को बता रहा है। अब यहाँ पे 6 साल के पहले तक जो भी आता है वो प्री प्राइमरी की लेवल पर आता है। जैसे आप देखेंगे प्ले वे करके होता है, यूकेजी, एलकेजी, इस तरीके का जो होता है उसको प्री प्राइमरी में रखा जाता है। उसके अलावा जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक, ये क्या है, तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी आवश्यक एजुकेशन है, आवश्यक शिक्षा है। ये तो आपको मिलनी ही मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। ये इस तरीके से एलिमेंट्री है। और यहाँ पे क्लास कहाँ तक रखी है, तो 1 से लेकर के क्लास 8 तक के रखा गया है। आयु कितना रखा गया है, तो आयु रखा गया है 6 से 14 वर्ष। उसके बाद फिर 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक क्या चलता है, तो यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन चलता है। अब सेकेंडरी एजुकेशन को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला क्या है, सेकेंडरी स्कूल, उसके अलावा दूसरा क्या है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल में क्या आता है, तो इसमें आता है 9 और 10, 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा। और यहाँ पे आप देखेंगे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा। इसके लिए एज ग्रुप क्या दिया गया है, सेकेंडरी स्कूल के लिए तो ये 14 से 16 दिया गया है, और सीनियर सेकेंडरी के लिए तो 16 से 18 दिया गया है। अब जो हमारे काम की चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है 18 साल से लेकर के 25 साल, और उसके आगे जितना भी आता है तो ये हायर एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अब हायर एजुकेशन में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमफिल हो गया, पीएचडी हो गया, पीजी यूनिवर्सिटी, बीएड हो गया, उसके अलावा बी, बीटेक, एमबीबीएस, एमटेक, एमडी, एमएस, प्राइमरी टीचिंग, टीआरजी। उसके अलावा कुछ हद तक पॉलिटेक्निक और आईआईटीज को भी हायर एजुकेशन में शामिल किया जाता है। लेकिन आप ये बताया जा रहा है कि जो पॉलिटेक्निक का कोर्स है उसके अलावा आईआईटी का जो कोर्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 साल की एज से भी शुरू किया जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे इसको लेकर के चला गया, लेकिन ये आता है कहाँ पे, तो ये हायर एजुकेशन में ही आता है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे कि हायर एजुकेशन का क्या मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा। यानी 12th के बाद आने वाला कोई भी कोर्स। और आयु समूह क्या रखा गया यहाँ पे, तो 18 साल के बाद जो भी हम करते हैं, 25 साल से लेकर के उसके आगे जितना भी हम पढ़ते हैं, तो उसको कहाँ पे रखा जाता है, तो उसको हायर एजुकेशन में ही रखा जाता है, उच्च शिक्षा में ही रखा जाता है, उच्चतर शिक्षा में ही रखा जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में। ये एक प्रकार की केंद्र प्रायोजित योजना है जिसको शिक्षा मंत्रालय कार्यान्वित कर रहा है। देखिए योजनाएं दो तरीके से होती हैं, एक होती है केंद्रीय क्षेत्रक योजना और एक होती है केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्रीय क्षेत्रक योजना वो होती है जिसमें 100% पैसा केंद्र सरकार दे, उसको केंद्रीय क्षेत्रक योजना कहा जाता है। और केंद्र प्रायोजित योजना वो होती है जिसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार देगी, कुछ पैसा राज्य सरकार देगी, तो उसको केंद्र प्रायोजित योजना कहा जाता है। और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में 60% पैसा केंद्र सरकार दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। उसके अलावा 40% पैसा कौन देगा, तो राज्य सरकारें देंगी। इस योजना का लक्ष्य क्या है, तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध कॉलेजों सहित 300 से अधिक HEI के साथ काम करना। HEI क्या है, तो इसका पूरा नाम है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसको हिंदी में कहेंगे उच्चतर शिक्षण संस्थान। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य विश्वविद्यालयों की बात की जा रही है, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, ना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। तो अगर कभी स्टेटमेंट दे तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है कि यार उच्चतर शिक्षा की बात की जा रही है तो हाँ यहाँ पे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगी ही, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बिना कैसे चलेगा। तो यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी के ऊपर फोकस करने की बात की गई है, और उसके अलावा जो उससे मान्यता प्राप्त कॉलेज है उसके ऊपर, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा के विकास को बढ़ावा देना है। उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता में सुधार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट है मेरु परिवर्तन। मेरु का पूरा नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसको हिंदी में कहेंगे बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत 35 स्टेट यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया जाएगा और उनमें से प्रत्येक को 100-100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो लोग क्या कर सकें, तो यहाँ पे हायर एजुकेशन को बढ़ावा दे सकें, उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा दे सकें, उसमें और अच्छे लेवल पे काम कर सकें। इसके लिए 100-100 करोड़ रुपए दिया जाएगा प्रत्येक यूनिवर्सिटी को। अगला है मॉडल डिग्री कॉलेज। ये योजना नए मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रावधान करती है, यानी कुछ ऐसे डिग्री कॉलेज बनाना जो अन्य डिग्री कॉलेज के लिए क्या हो, तो मॉडल के रूप में काम करे कि हाँ हमको भी ऐसा ही बनना है। अगला पॉइंट है विश्वविद्यालयों को बढ़ाना। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि विश्वविद्यालयों को मजबूत करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे इनको वित्त प्रोवाइड कराया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, ताकि विश्वविद्यालय और अच्छे लेवल पर काम कर सकें। अगली विशेषता है दूरस्थ और आकांक्षी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूरस्थ क्षेत्र हो गया, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र हो गया,
आकांक्षी जिले हो गए और कम सकल नामांकन अनुपात वाले क्षेत्र हो गए, इन सबको ध्यान में रख के चलती है, इन सबको शामिल करने की बात करती है। अगला बिंदु लिंग समावेशन और समानता के लिए समर्थन। तो ये योजना क्या करती है? राज्य सरकारों को लिंग समावेशन और समानता को बढ़ावा देने के साथ साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर रोजगार के लिए कौशल को उन्नत करने में सहायता करती है। इस योजना की उच्च शिक्षा देने वाली ऐसी संस्थान जो पात्र होंगे उनको पैसा दिया जाएगा, वित्त प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन वित्त ऐसे किसी को भी नहीं दे दिया जाएगा, उसके लिए मानदंड होंगे, उसके ऊपर खरा उतरना पड़ेगा, अगर मानदंडों पर सही उतरते हैं तभी उनको पैसा दिया जाएगा। और जो ये पैसा दिया जाएगा ये राज्य सरकार को दिया जाएगा, राज्य सरकार ही अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को बाँटेगी या जो उससे संबद्ध कॉलेज है उसको देगी ये पैसा, ताकि वो लोग और अच्छे लेवल पर काम कर सकें। अगला बिंदु राज्यों को वित्त पोषण। राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ पे मूल्यांकन में क्या-क्या देखा जाएगा, तो उच्च शिक्षा में समानता कितनी है, उच्च शिक्षा तक पहुँच कितनी है और उत्कृष्टता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रत्येक राज्य की रणनीति को सूचीबद्ध करता है, यानी इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा जो इन सारे क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हम जानते हैं एमओयू या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको हिंदी में कहते हैं समझौता ज्ञापन, इसकी आवश्यकता क्या है और राज्य सरकार इसमें शामिल होने से बच क्यों रही है, भाग क्यों रही है, तो इसकी आवश्यकता क्या है पहले हम ये देखते हैं। बेहतर एकीकरण के लिए राज्य के प्रस्तावों को एनएपी के साथ संरेखित करने की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के प्रावधान शामिल हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है, उसके तहत क्या किया जाएगा, तो उसके तहत सारे भारत में, पूरे भारत में एक प्रकार की योजना लागू करने की बात की जा रही है उच्चतर शिक्षा संस्थानों में, ताकि उससे क्या हो सके, उससे समानता हो सके, यहाँ पे संरेखित किया जा सके सबको और उसके अलावा यहाँ पे उनका कार्यान्वयन आसान हो सके, उसके अलावा इनकी निगरानी की जा सके, ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियों को तैयार करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। अगला बिंदु राज्य संकेतकों के आधार पर फोकस जिलों की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे राज्य सरकारों की चिंता है क्या, तो वहाँ पे महत्वपूर्ण चिंता उनकी वही है वित्त की, कि वैसे ही हमारे पास संसाधन की कमी है, उसके ऊपर से और आप लोग इस तरीके की योजनाएँ लाते हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे राज्य सरकारें कह रही हैं कि जो एनईपी है इसके तहत अतिरिक्त फंडिंग तो आप देंगे नहीं हमें इसको लागू करने के लिए, 40% तो हमें ही देना पड़ेगा और ये भी जो 40% देना है इसके बारे में भी कोई अस्पष्टता नहीं कि कैसे दिया जाएगा, कहाँ से दिया जाएगा, आप तो उसमें कुछ बता नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से राज्य सरकार इसमें शामिल होने से बच रही हैं। यही दोनों पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। दोस्तों इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं पीएलआई योजना के बारे में। इसका पूरा नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन संबद्ध सहायकी या उत्पादन लिंक्ड सहायकी। अब यहाँ पे जानते हैं कि आर्टिकल चर्चा में क्यों है, तो पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन साहब और इलेक्ट्रॉनिक राज्य मंत्री राजीव चंद्र शेखर साहब के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की योजना कितनी अच्छी चल रही है इस पर विवाद हो गया है, इसी वजह से आर्टिकल चर्चा में आ गया है। यहाँ पे मुद्दा इस बात पर केंद्रित है कि जो भी योजनाएं चला जा रही हैं क्या वो सच में भारत को आत्मनिर्भर बना रही हैं, क्या सच में भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए था और यहाँ पे आयात पर निर्भरता अभी भी हमारी बनी हुई है और आयात की वजह से जो भी निम्न स्तरीय नौकरियां हैं सिर्फ वही बढ़ रही हैं, तो इसी को लेकर के विवाद हुआ है। अब यहाँ पे हम जानते हैं पीएलआई योजना के बारे में, तो इसको किस लिए लाया गया था, इसको इसलिए लाया गया था कि जो हम आयात करते हैं उसको कम किया जा सके, उसके अलावा यहाँ पे रोजगार का सृजन किया जा सके, जॉब्स बढ़ाई जा सके, नौकरियां बढ़ाई जा सके, उसके अलावा घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया था, यानी जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हमारे देश में ही हो, देश के स्तर पर हो, ना कि हम बाहर से ही आयातित सामान मंगाएं। इस योजना के तहत 1.97 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई के तहत कितना दिए गए थे, 19,500 करोड़ रुपए अलग से दिए गए थे। यानी इस योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए कितना दिया गया था, तो 1.97 लाख करोड़ रुपए तो दिया ही गए थे, लेकिन जो सौर ऊर्जा का क्षेत्र है, सौर पीवी मॉड्यूल का क्षेत्र है, उसके लिए 19,500 करोड़ रुपए अलग से दिए गए थे। इसको मार्च 2020 में शुरू किया गया था और जब ये योजना को शुरू किया गया था तो प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों पर केंद्रित थी, प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों को देखती थी, जिसमें पहला था मोबाइल और संबद्ध घटक विनिर्माण, दूसरा था विद्युत घटक विनिर्माण और तीसरा था चिकित्सा उपकरण। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो चीन और अन्य विदेशी देशों पर भारत की निर्भरता को कम करना। जैसे देखेंगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें आयात करते हैं, तो उसी आयात को कम करने के लिए और खास करके चीन से, जैसे एपीआई हो गया, उसके अलावा जो भी स्मार्टफोन होता है वो बहुत ज़्यादा हम लोग आयात करते थे, तो वो सारी चीज़ों को कम करने के लिए इस योजना को लाया गया था। उसके अलावा श्रम गहन क्षेत्रों का समर्थन करता है और रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, आयात बिलों को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की गई है, तो इसमें है ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाएं, सौर मॉड्यूल, धातु और खनन, कपड़ा और परिधान, ड्रोन और उन्नत रसायन, सेल बैटरी, तो इन सारे क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना चलाई गई है, यानी कि पीएलआई योजना के तहत इन सारे क्षेत्रों को कवर किया गया है।
अगर इसको आसान भाषा में समझाया जाए तो ऐसे समझिए कि अगर इन सारे क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में आप विनिर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनको बनाते हैं, इनका उत्पादन करते हैं, तो सरकार आपको क्या करेगी? तो सरकार आपको कुछ हद तक छूट देगी, बस यही है पीएलआई योजना। एकदम आसान भाषा में ये समझिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पीएलआई योजना भारत में किस तरीके से विकास पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही है। तो पहला पॉइंट है आयात पर निर्भरता कम करना। अब इस चीज़ को लाया ही इसीलिए गया था, पीएलआई योजना को लाया ही इसीलिए गया था ताकि हम अन्य देशों पर अपनी आयात निर्भरता कम कर सकें। तो इसमें इसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला पॉइंट है मांग को पूरा करना। तो अब जब हम यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, जो भी मांग आ रही है देश के स्तर पर उसको पूरा करने में भी हम सक्षम है, उसको भी पूरा कर रहे हैं आसानी से। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में बिकने वाले 97% मोबाइल फ़ोन अब भारत में ही बनाए जा रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले हम लोग चाइना से आयात करते थे। और आप देखेंगे जब से चाइना वालों ने मोबाइल बनाना शुरू किया है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि अब हम लोग खुद ही अपने देश के लेवल पर यहाँ पे बनाते हैं मोबाइल, और यहाँ पे 97% मोबाइल हम लोग खुद ही बेच रहे हैं अपने देश में बना करके, ना कि कहीं से आयात करके। अगला पॉइंट है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। अब पीएलआई योजना के तहत हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसी प्रौद्योगिकी को ज़्यादा महत्व देते हैं जो कार्बन उत्सर्जन कम करते हो। तो इसके तहत क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो जाता है, कार्बन का उत्सर्जन कम होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। इससे क्या होता है, तो जलवायु परिवर्तन भी नहीं होता है। अगला बिंदु है मुक्त व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना। बेहतर उत्पादकता, बाजार तक बेहतर पहुंच और बिक्री में वृद्धि के लिए मुक्त व्यापार समझौतों को बढ़ावा दे रही है। उसके अलावा फ्रंट लाइनिंग रूरल इंडिया, यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है भारत का, उस पर अधिक ध्यान देना, उनको निकाल करके सामने लाना, ग्रामीण क्षेत्रों पर भी फोकस करना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों और कारीगरों की मदद के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करना। उसके अलावा स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करने के लिए एक जिला एक उत्पाद और पारंपरिक उद्योग को बेहतर करने के लिए स्फूर्ति कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों में भी शामिल होना। स्फूर्ति का पूरा नाम है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसको हिंदी में कहेंगे पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन हेतु निधि की योजना। जो पारंपरिक उद्योग है उसको फिर से बढ़ावा देने के लिए, उसको निकाल कर फिर से सामने लाने के लिए योजना लाई गई थी स्फूर्ति योजना। इसको इस तरीके से लिखते हैं SFURTI। इसका पूरा नाम मैंने आपको बता ही दिया है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। पीएलआई योजना के सामने चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? तो इसमें पहला है कि पैरामीटर्स का कोई सामान्य सेट नहीं, यानी अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानदंड रखे गए हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कोई कि अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आपको छूट दी जाएगी। आपको देखना पड़ेगा कि हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड के हिसाब से अलग-अलग मानदंड है। तो वो बात यहाँ पे की जा रही है। अगला है कि यहाँ पे आपको छूट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बहुत अधिक लक्ष्य रख दिया गया सरकार के द्वारा। यानी प्रोत्साहन के लिए कंपनियों का लक्ष्य बहुत अधिक कर दिया गया है। अगला बिंदु है कि एक या दो सप्लाई चेन पर निर्भर घरेलू कंपनी, यानी जो भी घरेलू कंपनियों क्या करते हैं, तो एक या दो ही कंपनी पर या एक या दो ही आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर है, और अगर इनमें से एक भी चरमराती है तो फिर यहाँ पे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। यहाँ पे सारी कंपनी जो काम कर रही है वो सभी डगमगा जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि किसी एक के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए वहां से आपको सहायता नहीं मिली तो फिर क्या होगा, फिर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि एक या दो ही ऐसी कंपनियां, एक या दो ही ऐसे आपूर्ति श्रृंखला जिसके ऊपर ये लोग निर्भर हैं, तो इस वजह से और भी दिक्कतें निकल करके आती हैं। जैसे कोविड के टाइम पे आप देखिए चाइना से माल आना बंद हो गया था। अब जब चाइना से माल आना बंद हो गया तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत निकल करके आई। जिनको गाड़ी बनवानी थी या मोबाइल बनवाना था कोई भी, तो यहाँ पे उसके पार्ट्स ही नहीं मिल रहे थे, बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि किसी एक पर निर्भर होकर काम नहीं चल सकता है। अब हम जानते हैं इस योजना की उपलब्धियां क्या, तो स्मार्टफोन विनिर्माण पर ध्यान। विभिन्न क्षेत्रों में स्मार्टफोन विनिर्माण पीएलआई योजना को अपनाने में सबसे आगे रहा है। यानी इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाला कौन है, तो स्मार्टफोन क्षेत्र है। यानी मोबाइल इंडस्ट्री है जो इस योजना का सबसे ज़्यादा लाभ उठा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे स्मार्टफोन निर्यात और आयात पर पीएलआई का प्रभाव देखेंगे अगर, तो कार्यक्रम के प्रभावशाली परिणाम मिले, जिसमें वित्त वर्ष 2018 में मोबाइल फ़ोन निर्यात कितना था, तो $300 मिलियन से बढ़ करके वित्त वर्ष 2023 में कितना हो गया, तो $11 बिलियन हो गया है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन के आयात में वित्त वर्ष 2018 में कितना, तो $3.6 बिलियन से घट करके वित्त वर्ष 2023 में कितना हो गया, तो $1.6 बिलियन हो गया है। निर्यात बढ़ रहा है और आयात घट रहा है इस योजना के तहत। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ हुआ है किसको, तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री को, मोबाइल इंडस्ट्री को। इस योजना की, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस योजना की आलोचना किस बेस पे की जाती है, किस आधार पर की जाती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि घटक आयात में वृद्धि, यानी किसी भी चीज़ को निर्मित करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है उसके आयात में वृद्धि हुई, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके आयात में वृद्धि हुई। जैसे आप देखेंगे वित्त वर्ष 2021 से लेकर के 2023 के बीच में डिस्प्ले स्क्रीन हो गया, बैटरी हो गया, कैमरा हो गया और मुद्रित सर्किट बोर्ड जैसे मोबाइल फ़ोन घटकों में आयात में वृद्धि शामिल है। उसके अलावा विनिर्माण को पुनर्परिभाषित करना। समालोचना स्थानीय विनिर्माण की पारंपरिक धारणा को चुनौती देती है, जिसमें कहा गया है कि निर्माता मुख्य रूप से आयातित घटकों को इकट्ठा करते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी न किसी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है, चाहे वो अमेजोन प्राइम हो गया, चाहे सोनी लिव हो गया, चाहे जी5 हो गया, चाहे नेटफ्लिक्स हो गया। एक्चुअली ये आर्टिकल उसी के बारे में बात कर रहा है।
यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में आप देख भी सकते हैं कि सुपर पावर ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। अभी तक हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म का यूज कैसे किया है, तो यहाँ पे मूवीज देखने के लिए, वेब सीरीज देखने के लिए, इस तरीके की इंटरटेनमेंट की चीज़ों के लिए किया है। इस आर्टिकल में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनको हम शिक्षा के लिए भी तो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा एक अलग नज़रिया रखा गया है, पूरा एक अलग दृष्टिकोण रखा गया है। ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ओटीटी के माध्यम से शिक्षा देने की बात की गई है। हालाँकि शिक्षा किस तरीके से दी जाएगी, वो सारी चीज़ें हम आर्टिकल में समझेंगे। यहाँ पे एक टर्म आएगी एसएलएस, सेम लैंग्वेज सबटाइटल। इसको हिंदी में कहते हैं समान भाषा उपशीर्षक। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंटेंट या वीडियो जिस लैंग्वेज में है, उसी लैंग्वेज में आप सबटाइटल प्रोवाइड करवा पा रहे हैं कि नहीं, उसी को कहा जाता है एसएलएस, सेम लैंग्वेज सबटाइटल। तो आगे जहाँ भी एस एल एस आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एस एल एस क्या है। समान भाषा उपशीर्षक कहते हैं इसको हिंदी में। जैसे आप देखें जब यूट्यूब का वीडियो चलता है, ये मान लीजिए यूट्यूब मोबाइल का स्क्रीन है, तो यहाँ पे कहीं मेरे ख्याल से दिया रहता है कि सब टाइटल्स चालू करने का ऑप्शन। तो कुछ वीडियो में अवेलेबल होता है सब टाइटल, जबकि सारे वीडियो में अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम वही सारे डेटा देखेंगे। और यहाँ पे ये भी बताएगा कि जो बच्चे हैं ना, वो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ज़्यादातर किसके लिए कर रहे हैं। कोई गेम खेलने के लिए कर रहा है, कोई मूवी देखने के लिए कर रहा है, कोई ऑनलाइन सर्फिंग के लिए, कोई सोशल मीडिया चैट के लिए, इन तरीकों के लिए ज़्यादा यूज किया जा रहा है स्मार्टफोन। तो ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, तो 8 अगस्त को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है, ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट लॉन्च की है। जिससे पता चलता है कि स्कूली बच्चे अपना अधिकांश समय स्क्रीन पर गेम खेलने, फिल्में देखने या गाने सुनने में बिताते हैं। तो इस वजह से आर्टिकल चर्चा में हम जानते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स में। यहाँ पर अलग अलग चार्ट में अलग अलग डेटा दिया गया है, अलग अलग तरीके से समझाया गया कि कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं पूरा। इस वाले में ये ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पे क्या बताया कि 76.7% माता-पिता ने ये कहा है कि उनके बच्चे गेम खेलने के लिए मोबाइल का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से 56.6% माता-पिता ने ये कहा है कि उनके बच्चे मूवी देखने के लिए स्मार्टफ़ोन का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से गाना सुनने के लिए कितना, तो 47.3%। उसके अलावा स्टडी मटेरियल तक पहुँचने के लिए कितना, तो 34.9%। उसके अलावा ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स के लिए कितना, तो 18.9%। इसी हिसाब से आप देखें चैटिंग के लिए सोशल मीडिया पर तो 10.9%। हालाँकि चैटिंग वाला आंकड़ा और ज़्यादा होगा, लेकिन माता-पिता को पता नहीं है क्योंकि रज़ाई में घुस के, कंबल में घुस के, चद्दर में घुस के चैट करते हैं, तो फिर वो कहाँ से माता-पिता को पता होगा। ये थोड़ी ना बताएँ कि हाँ, हम चैट कर रहे थे सोशल मीडिया पे, जबकि ये सारी चीज़ें तो बता ही सकते हैं कि हाँ, मूवी देख रहे थे या गाना सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो हम बोल ही देते हैं, और ख़ास करके ये वाला झूठ तो बहुत बोलते हैं, सब बोलते होंगे कि हाँ, मैं अभी पढ़ रहे हैं, अभी डिस्टर्ब मत करिए, भले से अंदर मूवी चल रही हो। तो चार्ट 1 में ये दिखाया गया कि कितने प्रतिशत माता-पिता ने ये बताया कि उनके बच्चे क्या करते हैं, किस क्षेत्र में, मतलब यहाँ पे गेम खेलने के लिए हो गया, यहाँ पे मूवी देखने के लिए, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। चार्ट 2 में ये दिखाया गया कि कितने प्रतिशत कंटेंट ऐसे हैं इंग्लिश के जिन पे एसएलएस अवेलेबल है। इसी तरीके से भारतीय भाषाओं में कितने प्रतिशत कंटेंट ऐसे हैं जिन पे एसएलएस अवेलेबल है। तो यहाँ पे इंग्लिश कंटेंट में अगर आप देखेंगे तो 96.5% कंटेंट ऐसे जिन पे एसएलएस अवेलेबल है। वहीं आप भारतीय भाषाओं में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 6.5% कंटेंट ही ऐसे जहाँ पे ये अवेलेबल है, जबकि 93.4% भारतीय भाषाओं में एसएलएस अवेलेबल नहीं है कंटेंट पे। चार्ट 3 में ये दिखाया गया है कि जो भारतीय भाषाओं के कंटेंट हैं जिनमें एसएलएस अवेलेबल है, उसमें कौन से प्लेटफॉर्म की सबसे ज़्यादा भागीदारी है, कितना प्रतिशत भागीदारी है। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स की सबसे ज़्यादा भागीदारी कितना, तो 33.3%। उसके अलावा अमेजोन प्राइम की कितना, तो 10.1%। उसके अलावा हॉटस्टार की 1.7%। सोनी लिव 1 और जी5 0.3%। यानी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश कंटेंट जो उस पे सब टाइटल कितना अवेलेबल है, 96% है। वहीं अगर आप देखेंगे भारतीय भाषा में ये आंकड़ा ऐसा है कि 93.4% कंटेंट पर सब टाइटल्स अवेलेबल नहीं है। और अगर जो हमारे यहाँ पे 6.5% भारतीय भाषाओं में एस एल एस अवेलेबल भी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी, नेटफ्लिक्स की, उसके बाद अमेजोन प्राइम, उसके बाद हॉटस्टार, सोनी लिव, जी5। और यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है चार्ट 4 में कि जो ओरिजिनल रूप से भारतीय भाषाओं में बनाया गया कंटेंट है जिसका यहाँ पे डब नहीं किया गया है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे साउथ इंडियन मूवीज़ को हिंदी में डब कर दिया जाता है, तो उसकी बात नहीं की जा रही। जो ओरिजिनल रूप से जिस भाषा में बनाई गई, जैसे कोई अगर आप देखेंगे ग्रामीण भाषा में बनाई गई है, स्थानीय भाषा में बनाई गई है, तो उसका सबटाइटल्स अवेलेबल कितना है। इसी तरीके से अगर कोई हिंदी भाषा में बनाई गई है तो उसका सबटाइटल कितना अवेलेबल है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो नेटफ्लिक्स 92.3%, अमेजॉन प्राइम 81.8%, हॉटस्टार 0, सोनी लिव 0, जी5 0। यानी कंटेंट जिस ओरिजिनल रूप में था, जिस ओरिजिनल लैंग्वेज में था, उस पे सबटाइटल प्रोवाइड करवाने में सबसे आगे कौन था, यहाँ पे भी नेटफ्लिक्स है। 92.3% ऐसे कंटेंट पे प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा कौन आता है, तो अमेजोन प्राइम आता है। तो चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ें समझाई गई हैं। अब वही सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखी गई, जिसमें पहले कि 76.7% माता पिता ने कहा कि उनके बच्चे मुख्य रूप से वीडियो गेम खेलने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं। 56% से अधिक ने कहा कि उनके बच्चे फिल्में देखने के लिए फ़ोन का उपयोग करते हैं। 35% ने कहा कि वो ऑनलाइन सामग्री तक पहुंचने के लिए फ़ोन का उपयोग करते हैं, और केवल 19% ने कहा कि वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल में भाग लेने के लिए फ़ोन का उपयोग करते हैं। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट है
हो सकता है कि डायरेक्टली प्री में ना आए, हो सकता है कि डायरेक्टली मेंस में इसका यूज़ ना हो, लेकिन जो ये आंकड़े हैं, जो ये डेटा है, उसको हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो डेटा है ना, आप उसको कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए, हमारे आंसर राइटिंग में बहुत काम आने वाला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं समान भाषा उपशीर्षक या एसएलएस, सेम लैंग्वेज सबटाइटल की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ऑरमैक्स ओटीटी दर्शकों की रिपोर्ट से पता चला है कि 2022 में भारत में ओटीटी का आधार कितना था, तो 424 मिलियन लोगों का था, यानी 424 मिलियन लोग 2022 में ओटीटी प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें महानगरों में लगभग 80% पहुंच थी, यानी महानगरों से लगभग 80% लोग शामिल थे। भविष्य में ओटीटी की वृद्धि कहाँ से होगी, तो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से होगी। और यहाँ पे क्या होगा, तो प्राथमिकता भारतीय भाषाएं ही होंगी। अगला बिंदु, प्लेंट रीड सर्वेक्षण का अनुमान है कि देश में अरबों साक्षर लोगों में से 600 मिलियन कमजोर पाठक हैं। 4 हिंदी भाषी राज्यों में किए गए सर्वेक्षण में 2 तरीकों का उपयोग करके साक्षरता को मापा गया। यानी जो ये प्लेंट रीड ने सर्वेक्षण किया था, इसने कहाँ-कहाँ किया था, तो 4 राज्यों में किया था। और किन-किन आधारों का प्रयोग किया था, तो 2 आधारों का प्रयोग किया था, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। इसमें पहला क्या था, तो एक जनगणना पद्धति जो स्व रिपोर्टिंग पर निर्भर करती है, यानी जनगणना में क्या पूछा जाता है कि आप साक्षर है कि नहीं, अगर आपने कह दिया कि हाँ, हम पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे इसको मान लिया जाता है। दूसरा क्या था, जिसके लिए लोगों को ग्रेड 2 स्तर का पाठ पढ़ने की आवश्यकता होती है। यानी दूसरा तरीका ये था कि कुछ हद तक उसको पढ़ा कर देखते कि हाँ, आप पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, इस तरीके से। और पहला क्या था, जनगणना पद्धति। तो इन आधारों पर यहाँ पे प्लान ट्रेड ने सर्वेक्षण कराया था, जिसमें ये बताया गया था कि 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कमजोर पाठक हैं, जो अभी भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। और अगर हम एसएलएस या सेम लैंग्वेज सबटाइटल या समान भाषा उपशीर्षक का सार्वभौमिकीकरण कर देते हैं, तो क्या होगा, दर्शकों की भाषा में स्वचालित पढ़ने के अभ्यास के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मूवी चल रही है और वो डायलॉग बोले, और यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे आप लिखाते रहते हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा ध्यान पड़ता है और हम पढ़ने लगते हैं कि अच्छा क्या लिखा जा रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बात करें कि अगर इस तरीके से लिखा के आ जाए, सब टाइटल्स लिखाने लगे नीचे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनका अभ्यास हो जाएगा, इससे उनके पढ़ने की रीडिंग क्षमता और अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सभी ओटीटी प्लेटफॉर्मों को अपनी सामग्री के साथ एसएलएस की पेशकश करना आवश्यक है। यानी जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इनको क्या करना है, तो एसएलएस प्रोवाइड करवाना आवश्यक है, अनिवार्य है। कौन सा अधिनियम के तहत, तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत। अगला बिंदु, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2025 तक टीवी पर आधे कंटेंट पर एसएलएस को अनिवार्य करने के लिए एक्सेसिबिलिटी मानक 2019 तैयार किया। यानी यहाँ पे जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी क्या कर रहा है कि 2025 तक कम से कम आधे कंटेंट ऐसे होने चाहिए टीवी पर। कहाँ पर, तो टीवी पर, जिनको क्या करना होगा, यहाँ पे सब टाइटल्स प्रोवाइड करवाने होंगे। सब टाइटल्स तो आप समझ ही गए होंगे, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे एक दिन मैं शायद स्टार प्लस था, क्या कोई ऐसी चैनल था, स्टार प्लस ही था मेरे ख्याल से, मैं वो देख रहा था, तो वहाँ पे जो डायलॉग बोल रहे थे, जो वहाँ पे बातचीत हो रही थी, उसको नीचे लिख कर के आ रहा था सब टाइटल्स। तो शायद ये उसी वजह से है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करे कि 2025 तक टीवी पर जितने भी कंटेंट अवेलेबल हैं, उनमें से आधे पर कम से कम ये होना चाहिए, सब टाइटल्स अवेलेबल होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं समान भाषा उपशीर्षक की स्थिति क्या है। तो 1970 के दशक में यूएसए में इस चीज़ को शुरू किया गया था, सब टाइटल को लाना। किन के लिए, तो जो लोग सुनने में असक्षम है, जिनके पास सुनने की क्षमता नहीं है, उनके लिए इसको शुरू किया गया था। और अब अगर देखेंगे कैप्शन या सब टाइटल्स, तो लगभग 40 से 50 देशों में उपलब्ध हो चुके हैं। अगला बिंदु, प्लेंट रीड ने 2022-23 में निर्मित 2673 फिल्मों या शो का सर्वेक्षण किया, जो भारत के शीर्ष 5 ओटीटी प्लेटफॉर्मों, हॉटस्टार हो गया, उसके अलावा नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जी5 और सोनी लिव पर हैं। ओटीटी पर लगभग सभी अंग्रेजी भाषा की सामग्री अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ उपलब्ध है। इसके विपरीत अधिकांश भारतीय भाषा सामग्री से एसएलएस गायब है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले यहाँ पे दिखा दी है डेटा। और जिन भारतीय भाषाओं में एसएलएस अवेलेबल भी है, तो उसमें सबसे आगे कौन है, तो उसमें नेटफ्लिक्स सबसे आगे, कितना, लगभग 33% ये अवेलेबल करवाता है। इसमें अमेजन प्राइम दूसरे स्थान पर है, कितना, तो 10.1% के साथ। यहाँ पे बात करें कि जबकि अन्य बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे आप देखेंगे जी5 हो गया, सोनी लिव हो गया, यहाँ पे तो 0% था। यहाँ पे वही बात की जा रही है कि इन्होंने मुश्किल शुरुआत की है। स्वयं प्लेटफॉर्म द्वारा निर्मित सामग्री पर एसएलएस की पैठ अधिक है। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम द्वारा निर्मित मूल भारतीय भाषा सामग्री में से एसएलएस क्रमशः 92.3% और 81.8% सामग्री पर है। हालांकि हॉटस्टार, सोनी लिव और जी5 ने अभी तक अपनी मूल भारतीय भाषा सामग्री में एसएलएस लागू नहीं किया है। इससे पता चलता है कि यदि सामग्री उत्पादकों को एसएलएस और कैप्शन फाइलें शामिल करनी थी, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म इन सुविधाओं को शामिल कर सकते हैं। प्लैनेट रीड संगठन की बिलियन रीडर्स पहल इसे हासिल करने के लिए टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एसएलएस का विस्तार कर रही है। ये सारी चीज़ें वही है जो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको पहले समझा दी है, तो इस वजह से यहाँ पे समझाने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, यहाँ पे बोल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कहते हैं कि सुनने से चीज़ें थोड़ा ज़्यादा देर तक याद रहती हैं और जल्दी याद हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने पढ़ के भी सुना दिया, जबकि चार्ट में यही सारी चीज़ें थी, चार्ट में मैंने ये सारी चीज़ें समझाई आपको, आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं
जो हमारे वनडे एग्जाम के हिसाब से या प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को 1-0 से हराकर अपना पहला महिला फुटबॉल विश्व कप खिताब जीता। तो जहाँ पे भी पहला पहली पहले लग जाए वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफेंडर ओल्गा कार्मोना ने निर्णायक गोल किया, जबकि स्पेन ने बेहतर कौशल और कई अवसरों का प्रदर्शन किया। यहाँ पे विजेता कौन बना, तो स्पेन बना है, और यहाँ पे उपविजेता कौन बना, तो इंग्लैंड बना है। इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे स्पेन का पहला खिताब है महिला फुटबॉल में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक ट्यूलिप गार्डन है, उसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। इसको क्या किया गया, तो हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में मान्यता दी गई है। इस वजह से इसको विश्व रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया है, तो इस वजह से ये चर्चा में है। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। तो ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन पहले मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में एक ट्यूलिप गार्डन है। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जो लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये डल झील के दृश्य के साथ जबरवान रेंज की तलहटी पर स्थित है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जबरवान रेंज की तलहटी पर स्थित है, उसके अलावा डल झील का दृश्य भी है, यानी डल झील के पास में है। यह उद्यान यह उद्यान 2007 में कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोला गया था। हालांकि यहाँ पे फल हो गया, तो मैं इसको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, उसकी टेंशन आप नहीं लेंगे, ये फूल रहेगा। ठीक। यह उद्यान एक ढलानदार जमीन पर सीढ़ीनुमा तरीके से बनाया गया, जिसमें 7 छतें हैं। बगीचे में ट्यूलिप के फूलों की लगभग 48 किस्में हैं। बगीचे में कई प्रकार के अन्य फूल भी हैं, जिनमें डैफोडिल्स, जलकुंभी, गुलाब, नर्सिसस और अन्य सजावटी पौधे शामिल हैं। ट्यूलिप उत्सव कब मनाया जाता है, तो एक वार्षिक उत्सव है, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर सरकार के पर्यटन प्रयासों के एक भाग के रूप में बगीचे में फूलों की श्रृंखला का प्रदर्शन करना है। इसका आयोजन कश्मीर घाटी में वसंत ऋतु की शुरुआत के दौरान किया जाता है। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू।